तो गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में यहाँ तक ही बता पाया था क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू आ गई थी। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और मैं आपका प्यारा सा छोटा सा यूपीएससी वाला आज लेके आया हूँ वो जहाँ से हमने छोड़ा था अप्रैल से लेके नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स, जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के, और ये विजन आईएएस के पीटी 365 से मैं ले रहा हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक हमने किया था उससे आगे बढ़ते हैं। संबंधित सुर्खियों, ये तो हो गया था मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम लोग पढ़े यूनेस्को का विश्व जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, WNBR कहते हैं उसको। सुर्खियों में क्यों, हाल ही में यूनेस्को ने 26 नए स्थलों को विश्व जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया है। इनमें भारत में हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में भी शामिल है। देख सकते हैं आप हिमाचल प्रदेश हमारे इस मैप पे, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल है, उसे लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जीव मंडल में शामिल किया गया है WNBR के बारे में, जो भारत जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है उसके बारे में हम लोग देख। WNBR की स्थापना 1976 में की गई थी। इसका प्रबंधन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत किया जाता है। MAB हम लोग बेसिकली इसे MAB बोलते हैं। MAB कार्यक्रम की शुरुआत 1971 में की गई थी। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार करना है। इसका नामांकन करना है। इसका नामांकन के बाद भारत में कुल 13 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा बन गया है। विश्व भर में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर अब 785 हो गई। तो हम लोग भारत में देख लेते हैं कौन कौन से जगह हैं। जैसे अभी हमने देखा शीत मरुस्थल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम चले तो कंचनजंगा सिक्किम में है, मानस डिब्रू सिखोवा असम में है, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, नॉकरेक मेघालय में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। और अगर हम अपने मध्य प्रदेश में देखें तो पचमढ़ी और पन्ना मध्य प्रदेश में, गुजरात में कच्छ है। उसके बाद अचन कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, दोनों जगह पड़ते हैं। नीलगिरी कर्नाटक तमिलनाडु केरल तीनों के बीच पड़ते हैं। अगस्त्यमलय, मन्नार की खाड़ी, शेषाचलम, सिमलीपाल, सुंदरबन, नॉकरेक, ग्रेट निकोबार, इतना है जो कि हमारे भारत में टोटल 13 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। विश्व भर में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर अब 785 हो गई, मतलब पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 785 हो गई है। मध्य अफ्रीका द्वीपीय राष्ट्र साओ टोम एंड प्रिंसिपे विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने पूरे क्षेत्र को जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। MAB के तहत जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कैसे नामित किए जाते हैं, मतलब कैसे बनाए जाते हैं। नामित करने वाली संस्था MAB अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद, MAB ICC के निर्णयों के अनुसार यूनेस्को के महानिर्देशक द्वारा प्रयुक्त कार्यप्रणाली जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के लिए सिविल रणनीति, सिविल स्ट्रेटेजी और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व नेटवर्क का सांविधिक ढांचा प्रस्ताव यूनेस्को के सभी सदस्य राष्ट्र और सहयोगी सदस्य अपनी ओर से किसी स्थल को नामांकन के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। मतलब कोई भी देश होगा, कोई भी लोग होगी, चाहे वो गैर सरकारी संगठन हो, सरकारी संगठन हो, या खुद गवर्नमेंट हो, या कुछ देश हो, तो वो नामित कर सकते हैं। नामांकन के बाद भी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस देश के संपूर्ण अधिकार क्षेत्र में ही रहता है जहां वो अवस्थित है। सदस्य राष्ट्र MAB सचिवालय को सूचित करके किसी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र को नेटवर्क से हटा भी सकते हैं। आवधिक समीक्षा, प्रत्येक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की प्रत्येक 10 वर्ष में समीक्षा की जाती है ताकि उसके कार्य और प्रबंधन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके। यदि कोई जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करता तो यूनेस्को उसकी मान्यता वापस ले सकती है। शीत मरुस्थल आरक्षित क्षेत्र के बारे में, जो हमारे इंडिया में शीत मरुस्थल है और उसके आरक्षित क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। शीत मरुस्थल का विस्तार हिमालय क्षेत्र में है और यह उत्तर में लद्दाख, लेह एवं कारगिल जिलों से लेकर दक्षिण में किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी व किन्नौर जिले तक विस्तृत है। यह भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। शीत मरुस्थल के हिमाचल प्रदेश में स्थित भाग को यूनेस्को के WNBR में शामिल किया गया है, जो शीत और शुष्क परितंत्रों में से एक है।
संरक्षित क्षेत्र, इसमें पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास का क्षेत्र, चंद्रताल तथा सरचू एवं किब्बर वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। बायोम, यह शीत मरुस्थल बायोम का निर्माण करता है। यहाँ चरम जलवायु दशा पाई जाती है। इसका कारण इसकी हिमालय के पवन की विमुख ढलान पर अवस्थित है, जो इसे विशिष्ट छाया क्षेत्र बनाता है और अधिक ऊंचाई है। संस्कृत, इस क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति का प्रभुत्व है। इसमें शामिल है गोम्पा बौद्ध मठ, चोटन विशेष प्रकार का स्तूप और मणि दीवारें, पत्थरों की लंबी व चौड़ी कतार जैसी संरचनाएं। लद्दाख का बौद्ध मंतचौर यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत एवं प्रतिनिधि सूची में शामिल है। प्राणी जात मतलब हिम तेंदुआ प्रमुख प्रजाति हिमालयन आइबेक्स, नीलभेर, जिसे हम भरल भी कहते हैं, हिमालय भेड़िया, गोल्डन ईगल आदि यहाँ के मेन जो है प्रजाति हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्यों सुर्खियों में रहा, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। केरल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया। मतलब 1972 में केरल एक ऐसा पहला राज्य बना जिसने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में जो है सबसे पहले इसमें कुछ चेंजेस किए। चेंजेस मतलब क्या कि मतलब संशोधन किया। वन्य जीव संरक्षण केरल द्वारा संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले वन्य जीवों का वध करने की प्रक्रिया को सरल बनाना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में उद्देश्य जंगली जानवरों, पक्षियों और वनस्पतियों की सुरक्षा और उनसे संबंध मामले का प्रबंधन सुनिश्चित करना, ताकि राष्ट्र की परिस्थिति और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रजातियों की सुरक्षा के लिए 4 अनुसूचियाँ 2022 में संशोधन के अनुसार। पहला अनुसूची उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त वन्यजीव प्रजातियाँ, निम्न संरक्षण स्तर वाली वन्यजीव प्रजातियाँ, संरक्षित वनस्पति प्रजातियाँ, वन्यजीव और वनस्पतियों की संकटपात्र प्रजातियों के अंतर व्यापार पर भी अभिसमय साइट्स के तहत सूचीबद्ध प्रजातियाँ। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। राज्य वन्य जीव बोर्ड केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जैसे संस्था निकायों की स्थापना से संबंधित प्रावधान है। धारा 11 और 12 के तहत किए गए प्रावधानों से संबद्ध विषयों को छोड़कर यह अधिनियम अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में सूचीबद्ध किसी भी जंगली जानवर के शिकार पर रोक लगाता है। धारा 11-12 के अनुसार मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कुछ विशिष्ट स्थितियों जैसे कि मानव जीवन के लिए खतरा, जानवर के पूरी तरह स्वस्थ होने की संभावना न हो या उपचार न हो सकने वाले रोगों से पीड़ित हो, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रबंधन आदि में अनुसूची 1 और 2 के अंतर्गत आने वाले वन्य जीवों के शिकार की अनुमति दे सकता है। धारा 11 और 12 कुछ मामलों में विशेष उद्देश्य के लिए जंगली जानवरों के शिकार की अनुमति देती है। वन्यजीव और उनके पर्यावासों की सुरक्षा के लिए क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित करने का प्रावधान करता है। अनुसूची 1 के वन्यजीव स्थानांतरणों के लिए केंद्र सरकार से और किसी अन्य वन्य जीवों के लिए राज्य सरकार से पूर्वानुमानित प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि सुरक्षा संबंधी मुद्दे या दुर्घटनाएं होती है तब पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC अनुमति को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। और 1.114 जैविक विविधता, जैविक संसाधनों और उनसे संबंध ज्ञान तक पहुँच तथा लाभों का उचित एवं न्यायसंगत साझाकरण, विनिमय। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक्सेस टू द बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड नॉलेज एसोसिएटेड एंड फेयर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, रेगुलेशन 2025। सुर्खियों में क्यों है, तो हम लोग देखेंगे सुर्खियों में ये क्यों है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने जैविक विविधता, जैविक संसाधनों और उनसे संबंध ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित न्यायसंगत साझाकरण विनिमय 2025 शीर्षक से नए नियम को जारी किया। जैव विविधता, पहुंच और लाभ साझाकरण विनिमय 2025 उद्देश्य जैविक संसाधनों
और इनसे संबंध ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों को न्यायोचित रूप से साझा करने के तरीकों को विनियमित करना। ये नियम जैव विविधता अधिनियम BDA 2002 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों ने 2014 में जारी दिशा निर्देशों का स्थान लिया है। विनियम 2025 के मुख्य बिंदु: डिजिटल अनुक्रम जानकारी मतलब डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन को शामिल करना। नए नियमों का लक्ष्य जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने के तरीके को स्पष्ट करना है। इनमें DSI और उससे संबंधित जानकारी भी शामिल है। डिजिटल अनुक्रम जानकारी यह एक नीतिगत शब्दावली है। इस शब्दावली का प्रयोग आनुवंशिक संसाधनों का डिजिटल रूप में उपलब्ध जानकारी के लिए किया जाता है। इनमें DNA, RNA और प्रोटीन अनुक्रमण जैसे जीनोमिक डेटा शामिल होते हैं। पूर्व सूची सहमति PIC जैविक संसाधनों की प्राप्ति और उपयोग के इच्छुक व्यक्ति उद्योग को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को पूर्व सूचना देकर मंजूरी लेनी होगी। यह प्रावधान जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित कृषित औषधीय पौधे की प्राप्ति या उनके उपयोग पर लागू नहीं होगा। वार्षिक कारोबार के आधार पर लाभ साझाकरण के स्लैब निर्धारित किए गए हैं। देय राशि संबंधित उत्पाद के वार्षिक सकल एक्स फैक्ट्री विक्रय मूल्य सरकारी कराधानों को छोड़ के प्रतिशत के रूप में 0.5 करोड़ तक कारोबार के लिए से लेकर 0.6%, 250 करोड़ से अधिक कारोबार के लिए है। मतलब 0% जो होता है 5 करोड़ तक के कारोबार के लिए, और 0.6% जो 250 करोड़ के कारोबार से अधिक के लिए। जिन उपयोगकर्ताओं का कारोबार का टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें वार्षिक संसाधनों उपयोग विवरण प्रस्तुत करना होगा। उच्च मूल्य वाले जैविक संसाधन जैसे लाल चंदन, अगरवुड के लिए लाभ साझाकरण नीलामी बिक्री राशि खरीद मूल्य से प्राप्त आय के 5% से कम नहीं होना चाहिए। वाणिज्यिक उपयोग के मामले में यह राशि 20% से अधिक हो सकती है। अनुसंधान के लाभ का अंतरण, गैर बौद्धिक संपदा का अधिकार IPR उपयोग आपसी सहमति के अनुसार NBA के साथ साझा किए जाएंगे। IPR के व्यवसायीकरण के मामलों में वार्षिक बिक्री राजस्व टैक्स को छोड़कर 1% तक NBA का साथ साझा किए जाएंगे। इतना देखने से अच्छा हम इसे देख लेते हैं। जैव विविधता पर अभी समय CBD उत्पत्ति एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 1992 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया। सदस्य 196, भारत इसका सदस्य है। प्रत्येक पक्षकार देश को राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना तैयार करने में अनिवार्य है। भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 को अधिनियमित किया। 3 प्रमुख लक्ष्य: जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधनों का साधारणीय उपयोग, लाभों का न्यायसंगत और समान वितरण। प्रमुख प्रोटोकॉल और कार्टोजोन: जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2003, पहुंच और लाभ साझाकरण ABS का नागोया प्रोटोकॉल 2024। जैसे ANBA राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, SSBS राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समिति BMC। नेक्स्ट है वन्य जीव इसको इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स स्कीम, वन्य जीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना। सुर्खियों में क्यों? घड़ियाल और स्थॉल बेयर भालू को वन्य पर्यावासों में एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में शामिल किए जाने की सिफारिश की गई। जो इसके नोडल मंत्रालय है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। प्रकार केंद्र प्रायोजित योजना है। उद्देश्य वन संरक्षण और संवर्धन गतिविधियों का संचालन करना। वित्तीय सहायता राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदान की जाती है। संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामाजिक संवर्धन प्रदान करना। संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीवों का संरक्षण करना। गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके पर्यावासों को बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम संचालित करना। अब तक प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत हिम तेंदुआ, एशियाई शेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि सहित 22 प्रजातियों की पहचान की गई है। प्रमुख घटक वन्यजीव पर्यावासों को विकास, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना आदि। स्थॉल बियर के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। विशेषता, इसका नाम लंबे नाखून और असामान्य दांतों से परा है। जो स्लॉथ
आलसी जैसे प्रतीत होते हैं। दीमक और चींटियां खाने में विशेषज्ञ। अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत शीत निद्रा नहीं करता। एकाकी अधिकांशतः रात्रिचर, फुर्तीला तथा भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे आक्रामक प्राणियों में से एक माना जाता है। पर्यावास, वन और घास के मैदान। भारत, नेपाल, श्रीलंका का देशज निवासी। खतरे, पर्यावास का ह्रास और क्षरण। मानव वन्य जीव संघर्ष, वैश्विक आबादी 20,000 से कम। संरक्षण प्रयास, प्रोजेक्ट स्थूल बियर 2025, दारोजी स्थल भालू अभयारण्य कर्नाटक, एशिया का पहला समर्पित स्थल भालू अभयारण्य। अब हम लोग थोड़ा प्रोजेक्ट चीता के बारे में पढ़ेंगे। नामीबिया से लाए गए थे 8 चीते। भारत और बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते को भारत लाने का औपचारिक घोषणा की है। प्रोजेक्ट चीता के बाद यह 2022 में शुरू की गई एक ऐतिहासिक वन्य जीव संरक्षण पर उद्देश्य 1940 के दशक के अंतर्गत और 1950 के दशक शुरुआती विलुप्त हो चुके चीते को भारत में फिर से बसाना। यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संचालित होता है, जिसे 2023-24 के प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट नाम दिया गया है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 30 चीते दिसंबर 2025 तक की आबादी मौजूद है। कार्यान्वयन एजेंसी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 2006 में संशोधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया। तकनीकी सहायता भारतीय वन्य जीव संस्थान और वर्ल्ड लाइफ द्वारा प्रदान किया गई है। प्रोजेक्ट चीता संचालन समिति, इसका गठन 2023 में NTCA ने किया था। इसका कार्य प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन, निगरानी व मूल्यांकन करना और परामर्श देना है। मुख्य उद्देश्य सुरक्षित पर्यावासों में चीतों की प्रजननशील समष्टि को बसाना, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां ऐतिहासिक रूप से पाए जाते थे। खुले वनों और सवाना घास भूमियों पर पुनर्बहाल करने हेतु चीतों को एक फ्लैगशिप और अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में उपयोग करना। प्रोजेक्ट चीता का इको डेवलपमेंट और इको टूरिज्म के लिए उपयोग करना, ताकि स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाए जा सकें। एशियाई चीता और अफ्रीका चीता। डिफरेंस आप बेसिकली देख सकते हो। इनके जो गर्दन है थोड़े छोटे हैं और इनके गर्दन थोड़े ऊंचे हैं, और इनके धाड़ियाँ भी थोड़े थोड़े अलग हैं। WPA 1972 अनुसूची विशेषता, विश्व की सबसे तेज स्तनपायी तथा भारत में विलुप्त हो जाने वाली एकमात्र बड़ी मांसाहारी, मतलब हमारी जो चीता है। अन्य बड़ी बिल्लियों, शेर, बाघ, तेंदुआ और जागुआर के विपरीत चीता दहाड़ नहीं सकता। पर्यावास, एशियाई चीता केवल पूर्वी ईरान के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में इसे आधिकारिक रूप से 1952 में विलुप्त घोषित किया गया। अफ्रीकी चीता पूरे अफ्रीका में घास के मैदानों, झाड़ीदार क्षेत्रों में, खुले वनों में पाया जाता है, विशेष रूप से बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। नामीबिया में चीतों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में अवस्थिति पूर्व मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इस क्षेत्र में निमारा क्षेत्र का नाम जाना जाता है। वन प्रकार खटिया गिर शुष्क पर्णपाती का भाग, नंदी, चंबल नदी बांध, गांधी सागर बांध वेक्टर से घिरा हुआ है। बिकसलई, करही, धावर, तेंदुआ, प्लास आदि। वन्य जीव, जंगली कुत्ते, ढोले, चिंकारा, तेंदुआ, उदबिलाव, मगरमच्छ। ऐतिहासिक विश्व प्रदेश चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर का हिस्सा है। प्रोजेक्ट चीता तो हम लोग ने पढ़ लिया। प्रोजेक्ट अब है टाइगर रिजर्व्स। तो टाइगर रिजर्व्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। सुर्खियों में क्या, सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण नियमीकरण, अनियमित पर्यावरण और कॉरिडोर विखंडन के कारण बढ़ते मानव वन्य संघर्षों की समस्या निपटने के लिए टाइगर रिजर्व के संरक्षण हेतु निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश: टाइगर सफारी पर रोक, रात्रि पर्यटन पर रोक, निषिद्ध गतिविधियां, प्राकृतिक संवेदनशील बाघ संरक्षण योजनाएं, अधिसूचना 6, प्राकृतिक आपदा का दर्जा, मानव मृत्यु की स्थिति में 10 लाख की समान अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पारिस्थितिक संवेदन क्षेत्र बोलते हैं इसको।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी नहीं। टाइगर सफारी पर रोक। कोर क्षेत्रों में निर्देशित बाघ गलियारों में किसी भी टाइगर सफारी की अनुमति नहीं होगी। इसकी अनुमति केवल बफर जोन में स्थित गैर वन या अवक्रमित वन पर ही दी जाएगी। रात्रि पर्यटन। कोर महत्वपूर्ण बाघ आवासों में रात्रि पर्यटन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। निश्चित करें बफर फ्रिंज सीमांत क्षेत्रों में वाणिज्यिक खनन, प्रदूषणकारी उद्योग, प्रमुख जल विद्युत परियोजना, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान या वाणिज्यिक जलाऊ लकड़ी का दोहन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में सभी अभयारण्यों के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण मंत्रालय के 2018 के दिशा निर्देश हेतु पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित करना होगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, उसमें बहुत टाइगर रिजर्व की प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत बाघों के दीर्घकालिक संरक्षण हेतु कानूनी रूप का संरक्षित क्षेत्र है। इसमें निम्नलिखित शामिल है। कोर क्षेत्र, अभी मैंने बताया कि जो क्रिटिकल हैबिटेट होंगे उसमें घुसना मना है। बफर क्षेत्र में ही आप कर सकते हैं। NTCA द्वारा घोषित वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत संवैधानिक निकाय है जो राज्य सरकार को संभावित स्थलों पर प्रावधान जिन्हें NTCA द्वारा अनुमोदित। कुल रिजर्व 58 है। नवनीत मध्य प्रदेश में माधव टाइगर रिजर्व और रातापानी वन्यजीव अभयारण्य। इन्हें NTCA की सलाह पर वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। NTCA की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के अनुमोदन के बिना सीमाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेज, इसको हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA भारत द्वारा 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया था। मतलब प्रोजेक्ट टाइगर कंप्लीट होने के 50 वर्ष के बाद इसे लॉन्च किया गया था। संस्था संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं विधिक इकाई। उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों बिग कैट अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा लीस्ट कंसर्न का संरक्षण करना है। इनमें प्यूमा और जगुआर को छोड़कर सभी भारत में पाए जाते हैं और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित है। सदस्यता 95 देशों का बहुदेशीय बहु-एजेंसी गठबंधन है जिसमें बड़ी बिल्ली की आबादी वाले तथा उनके संरक्षण में रुचि रखने वाले देश शामिल है। संस्थापक सदस्य 16 अर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मिस्र, इथोपिया, इक्वाडोर, भारत, कीनिया, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, सूरीनाम और युगांडा। भारत से बजटीय सहायता 150 करोड़ 5 वर्षों के लिए 2023-24 से 2028-29। IBCA सभा सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित। 2025 में नई दिल्ली में प्रथम सभा आयोजित हुई। भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा IBCA के अध्यक्ष के रूप में अनुमोदित। स्टेटस ऑफ स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया रिपोर्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में प्रमुख छोटी बिल्लियों की प्रजाति एशियाई सुनहरी बिल्ली WPA 97 अनुसूची 1 में है जो कि है नॉन। भारत में मालवीय जैव भौगोलिक स्थानिक भारत में असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल में मिलती है। विशेषताएं प्रादेशिक क्षेत्र में और एकांत वास करने वाली बिल्ली, कभी कभी जाड़े में भी देखी जाती है। एशियाई सुनहरी बिल्ली कैराकल लीस्ट कंसर्न प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। लीस्ट कंसर्न है ये। पर्यावास शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में भारत में केवल 3 राज्य राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई गई है। विशेषता इसे सी गोश काले गुच्छेदार कान के नाम से भी जाना जाता है। एकांतवास, प्रादेशिक और रात्रिचर है। फिशिंग कैट ये है WPA 1972 अनुसूची 1 में ही शामिल है। आर्द्रभूमि, सुंदरवन, हिमालय तराई क्षेत्र तथा उत्तर पूर्व भारत में कुछ हिस्सों में। विशेषता रात्रिचर, पिछले पैरों में झिल्ली बेवेल्ड फीट होती हैं जिसे उथले जल में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। और लीस्ट कंसर्न में है यूरेशियन लिंक्स पर्यावास मध्य एशिया के बंजर अपेक्षाकृत खुले और पथरीले पर्वतीय पठार। भारत में लद्दाख में कुछ भाग में। विशेषता मुख्यतः एकांतवासी, प्रादेशिक और रात्रिचर। तो अब हम लोग भारत में पढ़ेंगे हाथियों की स्थिति। एशियाई हाथी एलिफस मैक्सिमस। विशेषताएं देख सकते हैं। अभी इसके अनुसार एशियाई हाथी कुल समिष्ट 22,446 जो है अभी हमारे इंडिया में है।
तो देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी, 3 उपप्रजातियां, भारतीय, सुमात्राई और श्रीलंकाई। अत्यंत बुद्धिमान, मजबूत पारिवारिक बंधन और उन्नत संचार क्षमता। जटिल सामाजिक संरचना, मातृ प्रधान व्यवस्था। समूह का नेतृत्व एक मादा करती है। जीवन काल 60 से 70 वर्ष। स्तनधारियों में सबसे लंबी गर्भावधि 22 महीना। पर्यावास 13 वितरण देशों में शुष्क एवं आर्द्र वन तथा झाड़ी भूमि, घास भूमि पर्यावास। पारिस्थितिक तंत्र में हाथियों की भूमिका। घने वनों में अन्य प्राणियों के लिए मार्गों का निर्माण, सूक्ष्म पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण, बीज प्रसार के माध्यम से वनों की विविधता बनाए रखना। संरक्षण एवं उपाय। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आरंभ। 14 प्रमुख हाथी राज्य में 33 हाथी आरक्षित क्षेत्र। और ये डिफरेंस है, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा। हम लोग कल मगरमच्छ संरक्षण परियोजनाओं के 50 वर्ष के बारे में देखेंगे। धन्यवाद। थैंक